शब्दों की दुनिया में एक और सफर पर निकलते हैं। आज हम शब्द संख्या 401 से लेकर कहाँ तक? 450 तक। हाँ, 450 तक इनकी पड़ताल करेंगे उनके अर्थ समझेंगे। और हाँ, इन्हें याद रखने के कुछ दिलचस्प तरीके भी देखेंगे। बिल्कुल। शब्द हमारी सोच और संवाद की बुनियाद है ना? सही बात है। तो ये शब्द हमारी भाषा की समझ को और गहरा बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम इन 50 शब्दों को देखेंगे, उनका हिंदी अर्थ और उन्हें याद रखने की कुछ अनूठी तरकीबें, जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं। हाँ, निमोनिक्स। कोशिश रहेगी कि ये प्रक्रिया आसान और यादगार बने। बिल्कुल। तो सूची का पहला शब्द है नंबर 401, प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट। इसका मतलब होता है अपव्ययी या फिजूल खर्च इंसान। अच्छा। मतलब जो पैसे की बर्बादी करता हो। अच्छा, फिजूल खर्च। हाँ, स्पेंड थ्रिफ्ट हाँ। सुना है। और इसे याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है, सोचिए किसी ने अपने घर का गेट बनवाने में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। हाँ। एकदम प्रोफेशनल दिखने वाला महंगा गेट। तो कह सकते हैं कि प्रोफेशनल गेट लगाना एक तरह की फिजूल खर्ची यानी प्रोफ्लिगेट व्यवहार है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये तरकीब प्रोफेशनल गेट की खर्चीली छवि को शब्द के अर्थ अपव्ययी से जोड़ती है। सही। तो याद रखने में सहायक हो सकता है। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला शब्द नंबर 402, इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट। इसका भी लगभग वही अर्थ है, अपव्ययी। अच्छा, ये भी अपव्ययी। हाँ, या ऐसा व्यक्ति जो भविष्य की चिंता किए बिना खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट भी इसका एक समानार्थी शब्द है। और इसे याद रखने के लिए प्रोविडेंट फंड से जोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रोविडेंट फंड भविष्य के लिए बचत होती है। हाँ, जो इम्प्रोविडेंट है वो प्रोविडेंट फंड में पैसे नहीं डालता। सही। क्योंकि वो भविष्य की नहीं सोचता, वो अपव्ययी है। हाँ, ये इम मतलब नहीं और प्रोविडेंट मतलब भविष्य के लिए बचाने वाला, इसके मेल से बने शब्द के अर्थ को उजागर करता है जो भविष्य के लिए ना सोचे, यानी अपव्ययी। बहुत अच्छा। चलिए अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनका अर्थ बौना या छोटे कद से जुड़ा है। पहला है नंबर 403, ड्वार्फ। ड्वार्फ। इसका सीधा मतलब है बौना। बौना। हाँ, अंग्रेजी में इसके लिए ग्नोम शब्द भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ग्नोम भी? ठीक है। और इसे याद रखने की एक मजेदार तरकीब है। ड्वार्फ को सोचिए द्वार और फ्लावर्स। द्वार और फ्लावर्स कैसे? जैसे दरवाजे यानी द्वार पर छोटे छोटे फूल लगे हों, तो ड्वार्फ मतलब बौना। अच्छा, हाँ, ये कल्पना करके याद रखा जा सकता है। ड्वार्फ और द्वार की ध्वनि भी थोड़ी मिलती है। हाँ, इसी कड़ी में अगला नंबर 404, पिग्मी। पिग्मी। ये भी बौने या बहुत छोटे कद के व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छा। खासकर कुछ विशेष जनजातियों के संदर्भ में। इसे ड्वार्फ का पर्यायवाची कह सकते हैं। ठीक है। और इसका निमोनिक काफी सीधा है। पिग यानी सुअर को अक्सर छोटे कद का जानवर माना जाता है। हाँ, तो पिग्मी मतलब बौना। ये एक सरल सा दृश्य है। हाँ, याद रखने के लिए ठीक है, हालांकि ये एक सरलीकरण है। हाँ, बस याद रखने के लिए। फिर है नंबर 405, एल्फ। एल्फ। हाँ। ये भी बौने के लिए इस्तेमाल होता है, पर अक्सर काल्पनिक कहानियों में, हाँ हाँ, फिल्मों में देखा है। जहां ये जादुई शक्तियों वाले छोटे प्राणी होते हैं। ग्नोम या ड्वार्फ इसके करीबी शब्द हैं। इसकी तरकीब, कल्पना कीजिए एक विशाल हाथी, एलिफेंट। हाँ उसके सामने बाकी जानवर कैसे लगेंगे? बौने ही ना। हाँ, सही। तो एल्फ मतलब बौना। ये तुलना के जरिए आकार के अंतर को उजागर करता है। एलिफेंट का विशाल रूप और एल्फ का छोटापन। अच्छा है। बौनों की सूची में एक और शब्द नंबर 406, ग्नोम। ग्नोम, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ड्वार्फ का ही एक समानार्थी है। हाँ, आपने बताया था। अक्सर लोक कथाओं में जमीन के नीचे रहने वाले बौने प्राणियों को ग्नोम कहा जाता है। अच्छा, इसे याद रखने के लिए नोम को विज्ञान के जीनोम से जोड़ सकते हैं। जीनोम से कैसे? मान लीजिए किसी काल्पनिक लोक कथा में जीनोम में गड़बड़ी से सब बौने ही पैदा हुए। अच्छा, तो नोम मतलब बौना। ये थोड़ा काल्पनिक जरूर है, पर नोम और जीनोम की मिलती जुलती ध्वनि इसे यादगार बना सकती है। हाँ, ठीक है। और इस समूह का आखिरी शब्द नंबर 407, ट्रोल। ट्रोल, इसका एक अर्थ बहुत छोटा या बोना भी होता है, खासकर स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं के संदर्भ में। अच्छा, ये इंटरनेट वाला ट्रोल नहीं? हाँ, आजकल इंटरनेट पर दूसरों को परेशान करने वालों के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, वो अलग है, पर यहाँ हम कद वाले अर्थ पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। इसे याद रखने के लिए सोचें, किसी फिल्म में तमन्ना नाम की अभिनेत्री का रोल बहुत छोटा सा बौना सा था। तमन्ना का रोल? हाँ, तो ट्रोल मतलब छोटा या बौना। अच्छा। यहाँ रोल और ट्रोल की तुकबंदी काम आ सकती है। हाँ। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं जिनका मतलब है
रहस्य खोलना या पर्दा उठाना। पहला है नंबर 408 रिवील, रिवील इसका अर्थ है किसी छिपी हुई बात या रहस्य को प्रकट करना, उजागर करना। उजागर करना। हाँ, अंग्रेजी में एक्सपोज भी इसका एक अर्थ है। रिवील से ही बनता है नाउन रेवलेशन, यानी रहस्य का उद्घाटन। हाँ, रेवलेशन। और इसे याद कैसे रखें? सोचिए, परीक्षा की कॉपी री-इवैल्यूएट दोबारा जांच के लिए क्यों दी जाती है? हाँ, ताकि जांच का रहस्य प्रकट हो सके, पता चले कि नंबर कहाँ काटे गए। हाँ। रिवील मतलब रहस्य प्रकट करना। अच्छा, ये शब्द के अर्थ को एक जानी पहचानी प्रक्रिया री-इवैल्यूएशन के उद्देश्य से जोड़ता है। सही है। इसी तरह का एक और शब्द नंबर 409 एक्सपोज, एक्सपोज। इसका भी वही मतलब है, रहस्य खोलना, पर्दाफाश करना। पर्दाफाश करना। हाँ, या किसी चीज को असुरक्षित छोड़ देना। रिवील इसका एक मुख्य समानार्थी है। इसकी निमोनिक थोड़ी नाटकीय है। अच्छा, मेरी एक्स ने ऐसी पोज दी कि सारे राज खुल गए। अरे वाह। एक्सपोज मतलब रहस्य खोलना या पर्दाफाश करना। ये हास्य के पुट के साथ एक्स और पोज को जोड़कर शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करता है। ठीक है। अगला शब्द है नंबर 410 डीबंक। डीबंक इसका मतलब है किसी झूठे दावे, विचार या मिथक का पर्दाफाश करना, उसकी असलियत सामने लाना। अच्छा, ये खास तौर पर झूठी बातों के लिए है। हाँ, ये रिवील या एक्सपोज से थोड़ा अलग है क्योंकि ये खास तौर पर झूठी बातों के खंडन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसे याद रखने के लिए सोचिए, दोस्तों को मजाक में कहते हैं ज्यादा बंक मत कर, किसी दिन तेरा पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ हाँ, डीबंक मतलब पर्दाफाश करना। ये स्कूल कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है और बंक मारने के पकड़े जाने के डर से शब्द के अर्थ पर्दाफाश को जोड़ता है। अच्छा, ये फिर आता है नंबर 411 डाइवल्ज। डाइवल्ज इसका मतलब है किसी गुप्त बात या रहस्य को बता देना या उसका खुल जाना। बता देना। हाँ, ये रिवील जैसा ही है, पर अक्सर किसी गोपनीय जानकारी को जानबूझकर बताने के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। यानी खुल गए, अच्छा, रहस्य खुल जाना। ये एक तीव्र भावना, उबलना जी। को जानकारी के बाहर आने, डिवल्ज से जोड़कर याद रखने में मदद कर सकता है। हाँ, और रहस्य खोलने वाला एक और शब्द नंबर 4112 अनवेल। अनवेल। इसका शाब्दिक अर्थ है पर्दा हटाना। वेल मतलब पर्दा होता है ना, हाँ, वेल पर्दा। तो अनवेल हुआ पर्दा हटाना। लाक्षणिक अर्थ है किसी रहस्य को खोलना या किसी नई चीज का अनावरण करना। रिवील या अनकवर इसके समानार्थी हैं। ठीक है। इसे याद रखने की तरकीब, वो अनवेल बीमार क्यों है? हाँ। क्योंकि उसके सारे राज अनवेल हो गए, यानी खुल गए। अनवेल मतलब रहस्य खुलना। अच्छा, यहाँ अनवेल और अनवेल की मिलती जुलती आवाज याद रखने में सहायक हो सकती है। बहुत अच्छे। अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जिनका अर्थ है बाधा डालना या रुकावट पैदा करना। हाँ। ऑब्स्टिकल्स वाले शब्द। हाँ। हाँ, इस समूह का पहला शब्द नंबर 413 हैम्पर। हैम्पर इसका अर्थ है बाधा डालना, किसी काम की गति को धीमा करना या उसमें रुकावट पैदा करना। धीमा करना। हाँ, इसके कई अंग्रेजी समानार्थी हैं, जैसे इम्पीड, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, और संज्ञा के रूप में भी इसका इस्तेमाल बाधा या रुकावट, जैसे बर्डन, बैरियर, ब्लॉक के अर्थ में हो सकता है। ठीक है, इसे याद रखने का तरीका, कल्पना कीजिए कोई कह रहा है हम पर रहम करो, रास्ते में बाधा मत डालो। हम पर? हाँ, हैम्पर मतलब बाधा डालना। अच्छा, हम पर और हैम्पर की ध्वनि का मेल और बाधा न डालने की गुजारिश, ये मिलकर शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। बाधा डालने वाला अगला शब्द नंबर 414 स्टाइमी। स्टाइमी इसका मतलब भी है किसी योजना या प्रगति में बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, किसी को मुश्किल स्थिति में डाल देना। मुश्किल स्थिति में डालना। हाँ, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड इसके समानार्थी हैं। संज्ञा रूप में बर्डन, बैरियर, ब्लॉक भी हो सकते हैं। इसे याद रखने का तरीका, जीवन में स्थायी होने में मतलब सेटल होने में हाँ, कई बार बहुत बाधा आती है। स्टाइमी मतलब बाधा। ये जीवन के एक आम अनुभव से जुड़ता है। हाँ, और स्थायी और स्टाइमी की ध्वनि भी कुछ हद तक मिलती है। सही है। नंबर 415 इम्पीड। इम्पीड इसका अर्थ भी है बाधा डालना, रुकावट डालना, खासकर किसी की चाल या प्रगति को धीमा करना। धीमा करना। ठीक। हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट इसके समानार्थी हैं। संज्ञा रूप इम्पीडमेंट का मतलब बाधा या अड़चन होता है, ऑब्स्टैकल जैसा। इसकी मेमोनिक सीधी है, रास्ते में गिरे हुए पेड़। हाँ। वो हरकत में बाधा डालते हैं। इम्पीड मतलब बाधा डालना। हाँ,
पेड़ शब्द रुकावट का एक स्पष्ट उदाहरण है और इम्पीड के अर्थ को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। फिर है नंबर 416 हिंडर हिंडर, मतलब भी वही है, बाधा डालना, रोकना, पीछे रखना। पीछे रखना। हाँ, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, हैम्पर इसके समानार्थी हैं। संज्ञा रूप हिंड्रेंस का मतलब बाधा या रुकावट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन। इसका मेमोनिक थोड़ा लोक कथाओं जैसा है। माना जाता था कि इंद्रदेव हाँ, इंद्रदेव। कभी ज्यादा बारिश करके या कभी बारिश रोककर फसलों में बाधा डालते हैं। अच्छा, हिंडर मतलब बाधा डालना। ये एक पारंपरिक मान्यता को शब्द के अर्थ से जोड़ता है। इंद्र और हिंडर की ध्वनि में भी समानता है। हाँ, ये काम कर सकता है। अब कुछ संज्ञा शब्द जो बाधा का अर्थ देते हैं। नंबर 417 ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल ये एक संज्ञा है जिसका अर्थ है बाधा, रुकावट, अड़चन। हाँ, ये तो आम शब्द है। हाँ, आम है। हिंड्रेंस, ब्लॉक, बर्डन, बैरियर इसके पर्यायवाची हैं। इसे याद रखने की तरकीब, अब से बच्चों को टैकल करने मतलब संभालने या समझाने में हाँ, हाँ। बहुत बाधा आती है। ऑब्स्टिकल मतलब बाधा। टैकल और ऑब्स्टिकल की मिलती जुलती ध्वनि और समझाने में आने वाली व्यावहारिक बाधा, ये दोनों इसे याद रखने में मदद करते हैं। नंबर 418 हर्डल। हर्डल ये भी एक संज्ञा है, मतलब बाधा। ये शब्द खासकर दौड़ में कूदकर पार करने वाली बाधाओं के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, हर्डल रेस होती है। बिल्कुल। पर किसी भी तरह की कठिनाई या अड़चन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑब्स्टिकल, बर्डन, बैरियर, ब्लॉक इसके समानार्थी हैं। इसका निमोनिक थोड़ा राजनीतिक पुट लिए हुए है। अच्छा। इलेक्शन में हर दल दूसरे के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करता है। हाँ, ये तो होता है। हर्डल मतलब बाधा। हरदल और हर्डल की तुकबंदी और चुनाव की जानी पहचानी स्थिति, ये मिलकर इसे प्रासंगिक बनाते हैं। सही है। नंबर 419 ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट ये एक क्रिया है जिसका मतलब है बाधा डालना, रोकना, मार्ग अवरुद्ध करना, रास्ता रोकना। हाँ। इम्पीड, हिंडर, हैम्पर इसके समानार्थी हैं। संज्ञा रूप ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ ऑब्स्टेकल यानी बाधा होता है। इसे याद रखने का तरीका, अब रास्ते में रचना मतलब निर्माण करोगे तो यातायात में बाधा तो आएगी ही। हाँ, बिल्कुल। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना। रास्ते रचना और ऑब्स्ट्रक्ट का कार्य कारण संबंध शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है। नंबर 420 सेटबैक। सेटबैक ये एक संज्ञा है जिसका मतलब है कोई ऐसी घटना या समस्या जो प्रगति में बाधा डाले या उसे पीछे की ओर धकेल दे, एक प्रकार की नाकामी। नाकामी या रुकावट। हाँ, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, बर्डन, बैरियर, ब्लॉक इसके पर्यायवाची हैं। इसकी निमोनिक थोड़ी फिल्मी है। हाँ, अगर कोई पीछे बैक से आपकी प्रेमिका को पटाने, सेट करने की कोशिश करे, अरे तो ये आपकी प्रेम कहानी में एक सेटबैक ही होगा। सेटबैक मतलब बाधा या नाकामी। ये एक नाटकीय स्थिति के जरिए पीछे धकेलने या बाधा के भाव को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। मजेदार है। अगला है नंबर 421 बैरियर। बैरियर एक संज्ञा है जिसका सीधा मतलब है अवरोध या बाधा, जो किसी चीज को रोकता है या अलग करता है। हाँ, जैसे सड़क पर पुलिस का बैरियर। बिल्कुल। इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, ब्लॉक, बर्डन इसके समानार्थी हैं। निमोनिक तो रोजमर्रा के जीवन से है। पुलिस वाले बैरियर लगाकर रास्ता रोक देते हैं, यानी बाधा डालते हैं। हाँ, बैरियर मतलब अवरोध, बाधा। ये बहुत ही सामान्य और सीधा उदाहरण है जिससे शब्द का अर्थ तुरंत स्पष्ट हो जाता है। नंबर 422 हैंडीकैप। हैंडीकैप इसका मतलब है कोई ऐसी स्थिति, गुण या शारीरिक अक्षमता जो किसी व्यक्ति के लिए बाधा या कठिनाई पैदा करे। अच्छा। क्रिया के रूप में इसका मतलब बाधा डालना भी हो सकता है, हैम्पर जैसा। ऑब्स्टिकल, बर्डन, बैरियर, ब्लॉक इसके समानार्थी हो सकते हैं। मिमोनिक सीधा और संवेदनशील है, शारीरिक रूप से अक्षम। हैंडीकैप्ड लोगों को जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये सच है। हैंडीकैप्ड मतलब बाधा। ये शब्द के मूल अर्थ और सामाजिक वास्तविकता को सीधे तौर पर जोड़ता है। नंबर 423 बॉटलनेक। बॉटलनेक इसका शाब्दिक अर्थ है बोतल की गर्दन जो संकरी होती है। हाँ, बोतल की गर्दन। लाक्षणिक अर्थ है कोई ऐसी जगह या स्थिति जहां प्रवाह, जैसे ट्रैफिक या उत्पादन, संकरा होने के कारण धीमा हो जाता है या रुक जाता है, मतलब एक तरह की बाधा। अच्छा, ट्रैफिक जैम जैसा। हाँ, बिल्कुल। ऑब्स्टिकल, बैरियर, बर्डन, ब्लॉक इसके समानार्थी हैं। इसे याद रखने का तरीका, बोतल की नेक, गर्दन, संकरी होने के कारण तरल के बाहर निकलने में बाधा डालती है। सही। बॉटलनेक
मतलब बाधा। ये शब्द के शाब्दिक अर्थ, बोतल की गर्दन, और लाक्षणिक अर्थ, प्रवाह में बाधा को स्पष्ट रूप से जोड़ता है। नंबर 424 इनहिबिटर। इनहिबिट एक क्रिया है जिसका अर्थ है रोकना, बाधा डालना या किसी को संकोच या शर्म महसूस कराकर कुछ करने से रोकना। अच्छा, शर्म महसूस कराना भी। हाँ, इनहिबिटर वो होता है जो रोकता है। ये संज्ञा है। हिंडर, ऑब्स्टिकल, बर्डन, बैरियर, ब्लॉक इसके समानार्थी हो सकते हैं। मेमोनिक है, जिन्हें पीने मतलब शराब की आदत है, इन्हें पीने। हाँ, ये आदत अक्सर उनकी प्रगति में बाधा डालती है या उन्हें इनहिबिट करती है। इनहिबिट मतलब बाधा डालना। अच्छा, इन्हें पीने और इनहिबिट की ध्वनि का मेल और आदत के नकारात्मक प्रभाव का उदाहरण मिलकर अर्थ को स्पष्ट करते हैं। बाधाओं से जुड़ा आखिरी शब्द समूह में नंबर 425 इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक संज्ञा है जिसका मतलब है हस्तक्षेप या बाधा। हस्तक्षेप। हाँ, खासकर जब कोई किसी और के काम या मामले में दखलंदाजी करे। हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, बर्डन, बैरियर, ब्लॉक इसके समानार्थी हैं। निमोनिक एक तरह की सलाह है, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सही बात है। ये उनके लिए बाधा बन सकता है। इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप, बाधा। ये शब्द के सामान्य उपयोग और अर्थ को सीधे तौर पर बताता है, जो याद रखने में आसान है। बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो गुलामी या बंधन से जुड़े हैं। हाँ, गुलामी। नंबर 426 स्लेव, स्लैविश। स्लेव एक संज्ञा है, मतलब गुलाम। स्लैविश एक विशेषण है जिसका मतलब है गुलाम जैसा या बहुत ज्यादा चापलूस। चापलूस भी। हाँ। इसके समानार्थी शब्दों में सर्वेंट, सबमिसिव और ओलेजिनस मतलब चापलूस शामिल हो सकते हैं। स्लेवरी संज्ञा है, गुलामी की अवस्था जो बॉन्डेज से जुड़ा है। ठीक है। इसका निमोनिक थोड़ा दुखद है। सब यहीं रोएं क्योंकि वे गुलाम है। सब यहीं रोएं। हाँ, स्लेव मतलब गुलाम। ये गुलामी की पीड़ा को दर्शाता है। सब रोएं और स्लेव की ध्वनि में थोड़ी समानता खोजने की कोशिश की गई है। ठीक है। नंबर 427 बॉन्डेज। बॉन्डेज इसका अर्थ है गुलामी, बंधन या कैद की अवस्था। स्लेवरी इसका सीधा समानार्थी है। निमोनिक है। कुछ नौकरियों में बॉन्ड भरवा लिया जाता है। हाँ, होता है। जिससे लगता है कि कर्मचारी कंपनी की गुलामी बॉन्डेज। में बंध गया है। बॉन्डेज मतलब गुलामी। यह आधुनिक संदर्भ में बंधन या गुलामी के भाव को दर्शाता है, जहां बॉन्ड शब्द सीधे तौर पर जोड़ा है। सही है। नंबर 428 थ्रॉल। थ्रॉल। इसका मतलब भी गुलामी या किसी के पूर्ण नियंत्रण में होना है। थ्रॉलडॉम का मतलब बॉन्डेज या गुलामी होता है। अच्छा, थ्रॉल डाउन। निमोनिक है, कल्पना करें कि गुलामों के मालिक के डर से ऑल सब घर कांपते हैं। ये गुलामी के भय और नियंत्रण की स्थिति को दिखाता है। ऑल और थ्रॉल की ध्वनि का प्रयोग किया गया है। और गुलामी से जुड़ा एक और शब्द नंबर 429 सर्विट्यूड। सर्विट्यूड इसका अर्थ भी गुलामी या दास्ता है। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को किसी और की सेवा करनी पड़ती है। सेवा करनी पड़ती है। हाँ। बॉन्डेज और स्लेवरी इसके समानार्थी हैं। निमोनिक है, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सेवा ही करता रहता है, अपनी मर्जी के बिना, वो गुलामी सर्विट्यूड में है। हाँ, सर्विट्यूड मतलब गुलामी। यह सेवा सर्व शब्द से जुड़कर गुलामी के अर्थ को स्पष्ट करता है। चलिए अब कुछ अलग तरह के शब्द देखते हैं। नंबर 430 इम्पेचुअस। इम्पेचुअस इसका मतलब है उतावला, जल्दबाज, जो बिना सोचे समझे तेजी से कोई काम करे। बिना सोचे समझे। हाँ। रैश, केयरलेस, नॉनशलांट मतलब लापरवाह इसके समानार्थी हो सकते हैं। निमोनिक मजेदार है। आई एम पेटू, मैं पेटू हूँ। हाँ, इसलिए खाने को लेकर हमेशा उतावला रहता हूँ। इम्पेचुअस मतलब उतावला। हाँ, ये पेटू होने की उत्सुकता या उतावलेपन के व्यक्तिगत अनुभव से शब्द को जोड़ता है। अगला नंबर 431 राउट। राउट इसका मतलब है किसी को बुरी तरह पराजित करना या किसी सेना की हार के बाद की भगदड़। बुरी तरह हराना। हाँ, डिफीट इसका करीबी शब्द है, लेकिन राउट में हार ज्यादा बुरी और अव्यवस्थित होती है। निमोनिक खेल से जुड़ा है। बॉक्सर रिंग से आउट होते ही बुरी तरह हार गया, उसका राउट हो गया। रिंग आउट और राउट। हाँ। राउट मतलब बुरी तरह पराजित होना। रिंग आउट और राउट की मिलती जुलती ध्वनि और हारने का स्पष्ट संदर्भ इसे याद रखने में मदद करता है। नंबर 432 एक्ज्यूम। एक्ज्यूम मतलब है जमीन में से किसी चीज को, खासकर दफनाए गए शव को, खोद कर निकालना। खोद कर निकालना। हाँ। अनर्थ इसका समानार्थी है। मेमोनिक है, मेरी एक्स पूर्व प्रेमिका हमेशा खोद खोद कर पुरानी बातें पूछती है।
अच्छा। जैसे सच को एक्ज्यूम कर रही हो। एक्ज्यूम मतलब खोद कर निकालना। 3. वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब है आवारा, घुमक्कड़। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई निश्चित घर या काम ना हो और वो इधर-उधर भटकता रहे। घुमक्कड़। ट्रैम्प या वॉन्डरर इसके समानार्थी हैं। निमोनिक है कुछ। बाबा लोग बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की तरह इधर-उधर भटकते रहते हैं। अच्छा, वैगाबॉन्ड मतलब आवारा या घुमक्कड़। बाबा और वेगाबॉन्ड का मेल और भटकने का दृश्य याद रखने में मदद कर सकता है। नंबर 434, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट इसका मतलब है संख्या में तेजी से बढ़ना, फैलना, प्रजनन करना। तेजी से बढ़ना। हाँ, रिप्रोड्यूस रैपिडली इसका अर्थ स्पष्ट करता है। संज्ञा है प्रोलिफरेशन यानी तेजी से बढ़ोतरी। निमोनिक है प्रोलाइफरेट। प्रोलाइफरेट यानी जीवन दर का समर्थन करने वाले चाहते हैं कि आबादी तेजी से बढ़े। अच्छा, ये कनेक्शन है। हाँ। प्रोलिफरेट मतलब तादाद में बढ़ना। ये स्रोत वाले निमोनिक का स्पष्टीकरण है। हाँ, ये प्रोराइट को शब्द के अर्थ तेजी से बढ़ना से जोड़ने का एक प्रयास है, जिससे याद रखने में आसानी हो। नंबर 435, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब है आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट। हाँ, खासकर अपनी उपलब्धियों या स्थिति से इतना संतुष्ट हो जाना कि आगे सुधार की कोशिश ना करना। सेल्फ सेटिस्फाइड इसका समानार्थी है, लेकिन कंप्लेसेंट में अक्सर थोड़ी लापरवाही या खतरे से अनभिज्ञता का भाव भी होता है। अच्छा, लापरवाही भी। निमोनिक है कम प्लेस, जगह में रहकर भी साधु संत अक्सर आत्मसंतुष्ट कंप्लेसेंट रहते हैं। हाँ, कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। ये साधुओं की जीवन शैली और उनकी संतुष्टि की छवि को कंप्लेसेंट शब्द से जोड़ता है। कंप्लेसेंट और कम प्लेस की ध्वनि का मेल भी सहायक है। नंबर 436, डोंट। डोंट मतलब है किसी को डराना, धमकाना या उसका हौसला पस्त करना। हौसला पस्त करना। हाँ, इंटिमिडेट या डिस्करेज इसके समानार्थी हैं। डोंटलेस मतलब निडर होता है। निमोनिक है आजकल माता पिता डांट डपट कर डोंट बच्चों को डराते हैं। क्रूपुलस का अर्थ स्वादिष्ट दिया गया है। स्वादिष्ट, स्क्रूपुलस। हाँ, जिसके अंग्रेजी पर्याय टेस्टी या डिलिशियस बताए गए हैं। हालांकि मानक अंग्रेजी में इसका अर्थ ईमानदार या सावधान होता है। ये नोट करना जरूरी है। अच्छा, ये स्रोत वाला अर्थ है, ठीक है। हाँ, और मेमोनिक्स शंकर भगवान के साथ रम पीने पर वो प्रसाद की तरह स्वादिष्ट लगती है। अच्छा, स्क्रूपुलस मतलब स्वादिष्ट स्रोत के अनुसार। यह मेमोनिक दिए गए विशिष्ट अर्थ स्वादिष्ट पर आधारित है और उसे शंकर और रम के काल्पनिक असामान्य संदर्भ से जोड़ता है। ठीक है, याद रखने के लिए। नंबर 438, सेवर। सेवर मतलब है काट कर अलग करना, संबंध तोड़ना या विच्छेद करना। काट कर अलग करना। हाँ, कट या सेपरेट इसके समानार्थी हैं। निमोनिक है सीवर लाइन डालने के लिए सड़क को काटकर सेवर अलग करना पड़ता है। हाँ, सही। सेवर मतलब अलग करना, या काटना। सीवर और सेवर की ध्वनि का मेल और काटने का वास्तविक उदाहरण अर्थ को स्पष्ट करता है। नंबर 449, स्कोर्न। स्कोर्न मतलब है तिरस्कार करना, घृणा करना, किसी को नीचा समझना। तिरस्कार। हाँ, कंडेम, डिस्पाइज, मॉक इसके समानार्थी हो सकते हैं। संज्ञा रूप में इसका अर्थ तिरस्कार या घृणा होता है। निमोनिक क्रिकेट से है, जब बैट्समैन अच्छा स्कोर नहीं बनाता हाँ, तो दर्शक उसका तिरस्कार, स्कोर्न करते हैं। हाँ। स्कोर्न मतलब तिरस्कार करना। स्कोर और स्कोर्न की मिलती-जुलती ध्वनि और खराब प्रदर्शन पर होने वाली आलोचना का संदर्भ इसे यादगार बनाता है। नंबर 440, रिडीम। रिडीम मतलब है किसी खोई हुई चीज को वापस पाना, जैसे पैसे देकर, किसी को बचाना या दोष मुक्त करना। अच्छा ना। हाँ, या किसी वादे या कूपन को भुनाना। सेव, रेस्क्यू, फुलफिल इसके विभिन्न संदर्भों में अर्थ हो सकते हैं। निमोनिक आजकल आम है, हम डिस्काउंट कूपन को रिडीम करके पैसे बचा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। रिडीम मतलब बचाना या भुनाना। ये रिडीम के सामान्य उपयोग हैं। कूपन रिडीम करना से बचाने या पाने के अर्थ को जोड़ता है। नंबर 441, पर्ज। पोज मतलब है शुद्ध करना, साफ करना, किसी अवांछित चीज या व्यक्ति समूह से छुटकारा पाना। साफ करना। हाँ, एक अर्थ शरीर से अवांछित पदार्थ निकालना भी है, जैसे उल्टी करना या जुलाब लेना। क्लेंस, एलिमिनेट, वॉमिट इसके विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। अच्छा, उल्टी करना भी। निमोनिक है बच्चा ज्यादा पूरी खा गया, अब उसको उल्टी, पर्ज हो रही है। पूरी और पर्ज। हाँ। पर्ज मतलब उल्टी करना या निकालना। अच्छा, पूरी और पर्ज की ध्वनि और उल्टी के संदर्भ से ये याद रखने में मदद कर सकता है। नंबर 442, पैनासिया
पेनिसिया मतलब है रामबाण औषधि, हर मर्ज की दवा, सभी समस्याओं का समाधान। रामबाण। हाँ, क्योर ऑल इसका सीधा अर्थ है। मेमोनिक है किसी ने पान खा लिया ये सोचकर कि ये हर मर्ज की रामबाण, पेनिसिया। दवा। पान और पैनासिया। हाँ, पैनासिया मतलब रामबाण। पान और पेनिसिया की ध्वनि का मेल और रामबाण औषधि का विचार इसे जोड़ता है। नंबर 443 स्पाज्मोडिक। स्पाज्मोडिक मतलब है अनियमित, रुक रुक कर होने वाला आक्षेपक, जैसे मांसपेशियों में ऐंठन। अनियमित, हाँ, इर्रेगुलर, इंटरमिटेंट, फिटफुल इसके समानार्थी हैं। मेमोनिक है लोग स्पा में रोज नहीं, कभी कभार स्पैज्मोडिक ही जाते हैं। अच्छा। स्पैज्मोडिक मतलब कभी कभार या अनियमित। स्पा और स्पाज्मोडिक की ध्वनि और कभी कभार जाने की बात इसे अनियमित होने के अर्थ से जुड़ती है। ये अच्छा है। नंबर 444 डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब है मृत, निष्क्रिय, जो अब काम नहीं कर रहा हो या प्रचलन में ना हो। निष्क्रिय। हाँ, जैसे कोई बंद हो चुकी कंपनी या कानून। डेड, एक्सटिंक्ट, नॉन फंक्शनिंग इसके समानार्थी हैं। मेमोनिक है इंसान के डेथ होने पर उसे दफन कर देते हैं। हाँ। वो डिफंक्ट हो जाता है, यानी निष्क्रिय या मृत। डिफंक्ट मतलब मृत, निष्क्रिय। दफन और डिफंक्ट की ध्वनि और मृत या निष्क्रिय होने का सीधा संबंध अर्थ को स्पष्ट करता है। नंबर 445 इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब है आदेश, खासकर न्यायालय द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आदेश या निषेधाज्ञा। कोर्ट का आदेश। हाँ। कमांड, ऑर्डर, मैंडेट इसके समानार्थी हैं। निमोनिक है डॉक्टर को बिना आदेश, कमांड के इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। सही बात है। न्यायालय के आदेश, इंजंक्शन का पालन करना चाहिए। इंजंक्शन मतलब आदेश। इंजेक्शन और इंजंक्शन की मिलती जुलती ध्वनि और आदेश के संदर्भ से ये जुड़ता है। नंबर 446 पब्लिसाइज। पब्लिसाइज या पब्लिसाइज मतलब है प्रचार करना, किसी बात को सार्वजनिक करना, विज्ञापन करना। प्रचार करना। हाँ, एडवर्टाइज, प्रमोट, मेक पब्लिक इसके समानार्थी हैं। निमोनिक है नेता लोग चुनाव जीतने के लिए पब्लिक में खूब प्रचार, पब्लिसाइज करवाते हैं। हाँ, ये तो करती हैं। पब्लिसाइज मतलब प्रचार करना। पब्लिक और पब्लिसाइज का सीधा संबंध है जिससे अर्थ याद रखना आसान है। बिल्कुल। नंबर 447 प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब है सटीक, बिल्कुल सही, स्पष्ट और विस्तृत। एकदम सटीक। हाँ, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, स्पेसिफिक इसके समानार्थी हैं। संज्ञा है प्रिसिजन यानी सटीकता। मिनेमोनिक परीक्षा से जुड़ा है। कुछ परीक्षाओं में प्रिसाइज राइटिंग, हाँ। संक्षेपण करनी होती है। हाँ। जो एकदम प्रिसाइज यानी सटीक होनी चाहिए। प्रिसाइज लेखन और प्रिसाइज होने की जरूरत का सीधा संबंध शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है। नंबर 448 रगेड। रगेड मतलब है खुरदुरा, उबड़ खाबड़, मजबूत और कठोर। खुरदुरा। हाँ, यह जमीन, कपड़े या व्यक्ति के चेहरे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। रफ, अनइवन, टफ, कोर्स इसके समानार्थी हैं। मिनेमोनिक है किसी सतह को बार बार रगड़ने से वो खुरदरी, रगेड हो जाती है। रगड़ और रगेड। हाँ। रगड़ और रगेड की ध्वनि का मेल और खुरदरेपन का भाव इसे याद रखने में मदद करता है। सेकेंड लास्ट नंबर 449 स्पोराडिक। स्पोरैडिक मतलब है अनियमित, छिटपुट, कभी कभी होने वाला, बिखरा हुआ। ये स्पैस्मोडिक जैसा है। हाँ बिल्कुल। इर्रेगुलर, स्कैटर्ड, ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट इसके समानार्थी हैं। स्पैस्मोडिक जैसा ही अर्थ है। मिमोनिक है आकाश में स्पोरा, मान लीजिए तारे या कोई विशेष चीज कभी कभी दिखता है। स्पोरा। हाँ, यानी स्पोरैडिक रूप से। स्पोरैडिक मतलब अनियमित, कभी कभी। अच्छा, स्पोरा और स्पोरैडिक। हाँ, और कभी कभी दिखने का भाव इसे अनियमितता से जोड़ता है। और आज की हमारी सूची का आखिरी शब्द नंबर 450 ज़ील। ज़ील मतलब है उत्साह, जोश, लगन, किसी काम या उद्देश्य के प्रति गहरा समर्पण। उत्साह। हाँ, एंथुजियाज्म, पैशन, ईगरनेस, फर्वर इसके समानार्थी हैं। निमोनिक बड़ा रोमांटिक है। अच्छा। झील के किनारे अपनी प्रेमिका के साथ घूमने में एक अलग ही उत्साह, ज़ील होता है। अरे वाह। ज़ील मतलब उत्साह। झील और ज़ील की मिलती जुलती ध्वनि और उत्साह के भाव का सुंदर चित्रण, ये कनेक्शन इसे यादगार बना सकता है। तो ये थे आज के हमारे 50 शब्द, 401 से 450 तक, और उन्हें याद रखने के कुछ अनोखे और दिलचस्प तरीके। हाँ, काफी सारे शब्द कवर हो गए। इस तरह सीखने में वाकई मजा आता है।
उम्मीद है ये तरकीबें इन शब्दों को स्मृति में बसाने में मददगार होंगी। बिल्कुल। शब्दावली का ज्ञान एक सतत यात्रा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सीखते रहें और इन नए सीखे हुए शब्दों का अपने दैनिक जीवन में, बातचीत में और लेखन में प्रयोग करने का प्रयास करें। सही कहा। इससे भाषा पर हमारी पकड़ और मजबूत होती है। और अंत में सोचने के लिए एक बात, कैसे ये छोटे छोटे शब्द मिलकर इतने जटिल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। यही तो भाषा की खूबसूरती और ताकत है। इस विचार के साथ अगली बार तक सीखते रहिए। नमस्कार। शब्दों के इस अनोखे सफर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कुछ खास शब्दों पर गहराई से नजर डालेंगे, शब्द संख्या 451 से लेकर 500 तक। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनके साथ है इन्हें आसानी से याद करने की कुछ बढ़िया तरकीबें, mnemonics। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल। भाषा की नींव तो शब्द ही होते हैं और अगर उन्हें याद रखने का कोई मजेदार तरीका मिल जाए तो सीखने का मजा ही दुगना हो जाता है ना? आज हम यही देखेंगे कि ये जो तरकीबें हैं, ये कैसे मुश्किल लगने वाले शब्दों को भी हमारी याददाश्त का हिस्सा बना सकती हैं। हमारा फोकस सिर्फ मतलब रटना नहीं, बल्कि शब्दों को असल में याद रखना है। बढ़िया। तो लिस्ट में पहला शब्द है 451, अगाप। अगाप। हाँ, अगाप। इसका मतलब है खुला मुंह। हाँ। और जो तरकीब दी है वो है एक गैप बन जाता है जब खुला मुंह होता है। ये तो मतलब काफी सीधी लग रही है। हाँ, ये बिल्कुल विजुअल ट्रिक है। आप सोच सकते हैं कि मुंह खुला तो बीच में गैप आ गया। अ गैप का इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब कोई एकदम हैरान हो, शॉक में हो और उसका मुंह बस खुला रह जाए। ये वो वाली स्थिति है। अच्छा, जैसे आश्चर्य से मुंह खुला रह जाना। बिल्कुल। ठीक है। अगला है 442, एबेरेंट। अबेरेंट मतलब असामान्य। और ट्रिक थोड़ी मजेदार है। अब रेंट मांगना लॉकडाउन में अनयूजुअल सा लगता है। ये तो आजकल से जोड़ दिया। हाँ, ये ट्रिक इसे करंट सिचुएशन से जोड़ती है। एबरेंट का मतलब ही होता है कुछ ऐसा जो सामान्य या अपेक्षित रास्ते से हटकर हो। पथभ्रष्ट। कोई व्यवहार, कोई विचार जो नॉर्मल न माना जाए। ये ट्रिक उसे याद रखने में मदद कर सकती है। 453 है सरमाइज। सरमाइज अर्थ है अंदाजा लगाना। ट्रिक है, वो शर्माई सी थी, मैंने गेस कर लिया था पहले ही। सरमाइज होता है जब आप बिना किसी पक्के सबूत के बस अंदाजा लगाते हैं, अटकलें लगाते हैं। तो ये ट्रिक शर्माई और गेस यानी अंदाजे को जोड़कर याद रखने में हेल्प करती है। अच्छा, मतलब सबूत में ही बस एक अनुमान। सही। आगे बढ़ते हैं। 454, पाव वाव। पाव वाव यानी मीटिंग। और तरकीब है, पाव भाजी मिली मीटिंग में, वाव मजा आ गया खाकर। खाने वाली ट्रिक्स तो अच्छी रहती है। हाँ, ये यादगार हो सकती है। वैसे पाववाव शब्द जो है वो मूल रूप से अमेरिकी आदिवासियों की सभा या बैठक के लिए इस्तेमाल होता था, पर अब आम बोलचाल में किसी भी तरह की मीटिंग या चर्चा के लिए चल जाता है। ओह, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगला है मंडेन। मंडेन 455, सांसारिक या साधारण। ट्रिक है, मुंडन करवाना सांसारिक जीवन में साधारण सी बात है। ये तो हमारे कल्चर से जुड़ गया। हाँ, मंडेन का मतलब ये है वो सब चीजें जो रोजमर्रा की हों, साधारण हों, जिनमें कोई खास रोमांच या कुछ असाधारण ना हो, अक्सर थोड़ी उबाऊ भी, दुनियावी मामले जिन्हें कहते हैं। ठीक है। 456, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी मतलब कमजोर। ट्रिक है, स्लिम सी लगती है मेरी जीएफ, एकदम फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर या पतला होना नहीं है। कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, जैसे पतला कागज, वो फ्लिम्जी है। या फिर कोई बहाना या तर्क जो बहुत कमजोर हो, जिसमें दम ना हो। अच्छा, जैसे फ्लिम्जी एक्सक्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फ्लिम्जी होता है। ओके। अब है 457, टेन्यूएट। टेन्यूएट इसका मतलब भी कमजोर है। ट्रिक है, तय न्यू एट किया करो, बहुत कमजोर हो गए हो। सेहत से जुड़ी टिप। और इसी के साथ टेन्यूस का मतलब भी वीक थिन दिया है। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। दोनों जुड़े हैं पर थोड़े अलग हैं। देखिए, टेन्यूएट जो है वो एक क्रिया है, वर्ब, मतलब किसी चीज को कमजोर करना या पतला करना। जबकि टेन्यूअस एक विशेषण है, एडजेक्टिव। ये किसी ऐसी चीज के बारे में बताता है जो पतली, कमजोर या नाजुक है, जैसे कोई पतला धागा या कोई कमजोर सा रिश्ता। अच्छा, एक करने वाला शब्द है, दूसरा बताने वाला। बिल्कुल सही।
पर मूल भाव वही है, कमजोरी या पतलापन। समझ गई। अब है 458 गॉन्ट। गॉन्ट मतलब दुबली पतली। ट्रिक, गार्ड आंट दुबली पतली हो गई हैं। गॉन्ट सिर्फ दुबले पतले के लिए नहीं, बल्कि अक्सर अत्यधिक दुबलेपन के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर जब वो किसी बीमारी या भुखमरी या बहुत ज़्यादा थकावट का नतीजा हो। मतलब सिर्फ पतला नहीं, बल्कि कमज़ोर और थोड़ा मुरझाया हुआ सा दिखना। ओह, तो ये ज्यादा सीरियस दुबलापन है। हाँ, कह सकते हैं। और ऐसा ही एक और शब्द लग रहा है 459 इमेसिएटेड। इमेसिएटेड दुर्बल पतला। ट्रिक है, एमा सी हो जाओगे दुर्बल, एट किया कर अच्छे से। ये भी गॉन्ट जैसा ही है। हाँ, ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, सही कहा। लेकिन इमेसिएटेड अक्सर गॉन्ट से भी ज्यादा गंभीर हालत बताता है, जब कोई कुपोषण या किसी सीरियस बीमारी की वजह से बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह जाए, बहुत ज्यादा क्षीण और कमजोर। बाप रे। ये तो काफी इंटेंस है। हाँ। और इस ग्रुप का आखिरी शब्द 460 लीन। लीन दुबला पतला। ट्रिक है, तपस्या में लीन व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। हाँ, तो ये भी कमजोरी वाला हुआ। लीन का मतलब दुबला पतला तो है, लेकिन ये हमेशा गॉन्ट या इमैसिएटेड की तरह नेगेटिव नहीं होता। लीन स्वस्थ दुबलेपन को भी दिखा सकता है, मतलब जिसमें फैट कम हो। जैसे हम कहते हैं लीन मीट, मतलब कम चर्बी वाला मांस। अच्छा, जैसे फिट बॉडी वाले लोग। हाँ बिल्कुल, या कोई एथलीट जो लीन हो। हालांकि ये जो ट्रिक है तपस्या वाली, ये शायद अत्यधिक दुबलेपन की तरफ इशारा कर रही है, जो इसका एक मतलब हो सकता है। ठीक है, तो ये थे कमजोरी और दुबलेपन से जुड़े कुछ शब्द। अब अगले 10 देखते हैं 461 से 470 तक। और पहला ही शब्द है अटेन्यूएट। अटेन्यूएट फिर से कमजोर। ट्रिक भी वही है, टेन्यू आटे किया करो। ये शब्द लगता है काफी जरूरी है। हाँ, शायद दोहराव से पक्का हो जाए। एटेन्यूएट का मतलब कमजोर करना या पतला करना तो है ही, जैसा हमने टेन्यूएट में देखा था। पर इसका एक और महत्वपूर्ण इस्तेमाल है किसी चीज के असर को या उसकी ताकत को या वैल्यू को कम करना। जैसे आवाज की तेजी को एटेन्यूएट करना, या किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को एटेन्यूएट करना, किसी चीज के प्रभाव को घटाना। अच्छा, ये एक और मतलब है इसका। ठीक है, 462 स्लेंडर। स्लेंडर मतलब कमजोर। ट्रिक है, सिलेंडर भी नहीं उठा सकेगी वो, बहुत कमजोर हो गए हो। ये थोड़ी फनी है। स्लेंडर का मुख्य मतलब पतला या नाजुक होता है, और ये अक्सर सुंदरता के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जैसे स्लेंडर फिगर। हाँ, मतलब दुबली पतली आकर्षक काया। बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं कि शारीरिक कमजोरी ही हो, ये पतला और सुंदर भी हो सकता है। समझ गई। अब कुछ गंभीर शब्द आ रहे हैं। 463 है एनाथेमा। एनाथेमा अर्थ है श्राप। ट्रिक, एक नारी माँ को श्राप दे दिया। एनाथीमा एक बहुत ही क्या कहते हैं फॉर्मल और गंभीर श्राप होता है, खासकर धार्मिक मामलों में किसी को बाहर निकालने के लिए। इसका एक और मतलब है कोई ऐसी चीज या व्यक्ति जिससे बहुत ज्यादा नफरत हो, जो बिल्कुल नापसंद हो। ओहो, और इसी से जुड़ा है 464 एनाथेमेटाइज। एनाथेमेटाइज यानी श्राप देना। ट्रिक, एक नाथ ने माताजी को श्राप दे दिया। हाँ, ये बस अनाथेमा का वर्ब फॉर्म है। मतलब किसी को औपचारिक रूप से श्राप देना, या समाज से बाहर कर देना, या उसकी बहुत ज्यादा निंदा करना। 465 मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन इसका भी अर्थ श्राप है। ट्रिक, मान लो दीक्षा नहीं तो श्राप दे दूंगा साधु। इस शब्द को देखें तो इसमें मैल उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है बुरा या अशुभ, और डिक्शन का मतलब है बोलना। तो मैलेडिक्शन का सीधा मतलब हुआ बुरा बोलना, यानी श्राप या बद्दुआ। अच्छा, शब्द की बनावट से ही मतलब पता चल रहा है। हाँ, काफी हद तक। अगला है 466 एग्जिक्रेट। एग्जिक्रेट मतलब श्राप देना या घृणा करना। ट्रिक, मेरी एक्स के रेट बहुत कड़ गए हैं, कोई ऐसे घृणापूर्ण श्राप देने वाला है। एग्जिक्रेट में घृणा का भाव बहुत तेज होता है, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना, उसे कोसना, श्राप देना। और 467 इम्प्रिकेट। इम्प्रिकेट ये भी श्राप देना है। ट्रिक है, प्रीकेट पहले कैट को खाना देना चाहिए, नहीं तो श्राप लग सकता है। ये थोड़ी अजीब है। हाँ, ट्रिक थोड़ी हटकी है। इम्प्रिकेट का मतलब है किसी पर बुराई या दुर्भाग्य या श्राप का आवाहन करना, मतलब किसी के लिए बुरा चाहना और उसे शब्दों में कहना। तो ये सारे श्राप वाले शब्द हो गए, एनाथेमा, मैलेडिक्शन, एक्सिक्रेट, इम्प्रिकेट, सब में थोड़ी थोड़ी बारीकी है। बिल्कुल। अब श्राप से हटते और इकट्ठा होने वाले शब्दों पर आते हैं। 468
कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट इकट्ठा होना। ट्रिक अगर गंगा दिया सबने इकट्ठा होकर। कॉन्ग्रीगेट मतलब आता है एक समूह में जमा होना, खासकर किसी उद्देश्य से, जैसे पूजा के लिए मंदिर में या किसी मीटिंग के लिए। हाँ, जैसे कॉन्ग्रीगेशन हॉल होता है। सही। 469 अमास। अमास मतलब इकट्ठा करना। ट्रिक मास, भीड़, लोगों का इकट्ठा होना। अमास का इस्तेमाल ज्यादातर बड़ी मात्रा में कोई चीज जमा करने के लिए होता है, खासकर पैसा, संपत्ति या बहुत सारी जानकारी। ये धीरे धीरे जमा करने की प्रक्रिया को दिखाता है, जैसे टू अमास वेल्थ, दौलत जमा करना। तो ये चीजों के लिए ज्यादा है, लोगों के लिए कम। हाँ, आमतौर पर। हालांकि ट्रिक लोगों से जोड़ रही है, पर शब्द का मुख्य प्रयोग वस्तुओं या जानकारी के लिए है। और 470 मस्टर। मस्टर इकट्ठा होना। ट्रिक मास्टर की एक आवाज पर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो स्कूल वाली फीलिंग है। हाँ, मास्टर का एक मतलब तो सैनिकों को इकट्ठा करना होता है, पर आम भाषा में इसका मतलब लोगों या चीजों को जमा करना भी है। और एक बहुत कॉमन यूज है हिम्मत जुटाना या समर्थन जुटाना। अच्छा, जैसे मस्टर अप करेज। एग्जैक्टली, हिम्मत जुटाना। चलिए अब 471 से 480 पर आते हैं। इसमें भी इकट्ठा करने वाले और शब्द हैं। 471 है अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट इकट्ठा करना। ट्रिक एक काम करो, जो लेट आए हो सारे इकट्ठे हो जाओ। अक्यूमुलेट भी जमा करना या होना है, खासकर जब कोई चीज समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती या जमा होती है। जैसे धूल अक्यूमुलेट होती है या ज्ञान अक्यूमुलेट होता है, या कर्ज भी अक्यूमुलेट हो जाता है। ये अमास जैसा ही लग रहा है। हाँ, काफी मिलता जुलता है, पर अक्यूमुलेट में अक्सर वो जो प्रक्रिया है धीरे धीरे जमा होने की, उस पर जोर होता है। ठीक है। 472 है कोलेट। कोलेट ये भी इकट्ठा करना है। ट्रिक कल लेट थी वो, वे सारे एक जगह इकट्ठा हो जाओ। कोलेट सिर्फ इकट्ठा करना नहीं है, इसका एक खास मतलब है। मतलब अलग अलग जगह से जानकारी या कागजात लेकर उन्हें सही क्रम में लगाना, उनकी तुलना करना और फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से जमा करना। ओह, तो इसमें क्रम में लगाना जरूरी है। जैसे रिपोर्ट के लिए डेटा कोलेट करना। बिल्कुल सही। या प्रिंटेड पन्नों को सही ऑर्डर में लगाना। समझ गई। 473 गार्नर। गार्नर इकट्ठा करना। ट्रिक गार्डनर्स फूलों को इकट्ठा करते हैं। गार्नर का मतलब है धीरे धीरे और अक्सर मेहनत से कोई जरूरी चीज हासिल करना या जमा करना, खासकर ऐसी चीजें जो आसानी से नहीं मिलती, जैसे जानकारी या किसी का समर्थन या वोट या इज्जत, जैसे टू गार्नर सपोर्ट। अच्छा, मतलब मेहनत से कुछ पाना। हाँ। सारे पार्ट्स एक जगह जोड़ देते हैं। ये तो बहुत कॉमन शब्द है। हाँ बिल्कुल। असेंबल के दो मुख्य मतलब हैं। एक तो लोगों का एक जगह जमा होना, जैसे स्कूल असेंबली, और दूसरा किसी मशीन या फर्नीचर के अलग अलग पुर्जों को जोड़कर उसे तैयार करना। कंप्यूटर वाला उदाहरण इसी दूसरे मतलब का है। 475 ग्लीन। ग्लीन ये भी इकट्ठा करना। ट्रिक ग्लेन मैक्सवेल विकेटों को इकट्ठा कर देता है, या खेत गेंदबाजी से क्रिकेट फैंस के लिए। ग्लीन का जो ओरिजिनल मतलब था वो था फसल कटने के बाद खेत में गिरे हुए अनाज के दाने चुनना। अब इसका मतलब है अलग अलग जगह से थोड़ी थोड़ी करके जानकारी या तथ्य इकट्ठा करना, खासकर जब जानकारी बिखरी हुई हो। ओ, मतलब चुन चुन के इकट्ठा करना। हाँ, कुछ वैसा ही। 476 अक्रू। अक्रू इकट्ठा करना। ट्रिक अक्कू आदमी जरा सी बात पर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। अक्रू का मुख्य मतलब थोड़ा अलग है। इसका मतलब होता है समय के साथ अपने आप किसी चीज का बढ़ना या जमा होना, बिना खास मेहनत के। जैसे बैंक में ब्याज अक्रू होता है या किसी इन्वेस्टमेंट से फायदा अक्रू होता है। अच्छा, तो ये ट्रिक लोगों को इकट्ठा करने वाली, ये सीधी नहीं है। हाँ, ये ट्रिक शब्द के मुख्य अर्थ से थोड़ी अलग है। शायद लाक्षणिक तौर पर सोचा गया हो। ये ध्यान रखना होगा कि ट्रिक हमेशा एकदम सीधी नहीं होती। 477 हार्वेस्ट। हार्वेस्ट एकत्र करना। ट्रिक फसल हार्वेस्ट करते हैं मतलब एकत्र करते हैं, काट करके। ये तो सीधा है। हाँ, हार्वेस्ट का सीधा मतलब फसल काटना और जमा करना है, और इसका लाक्षणिक अर्थ भी है किसी मेहनत या कोशिश का फल पाना। 478 कन्वीन। कन्वीन इकट्ठा करना। ट्रिक कन्वेंशन हॉल में सब एकत्र हो गए। कन्वीन का मतलब है किसी फॉर्मल मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या सभा के लिए लोगों को आधिकारिक तौर पर बुलाना या उनका इकट्ठा होना।
ये असेंबल से ज्यादा फॉर्मल है। जैसे चेयरपर्सन मीटिंग कन्वीन करते हैं। बिल्कुल। तो ये थे इकट्ठा करने वाले बहुत सारे शब्द। अब कुछ चमकने वाले शब्द। 479 है शिमर, शिमर, टिमटिमाना। ट्रिक, शी मर गई थी अब तारा बनके टिमटिमाती है। ये थोड़ी इमोशनल है। शिमर असल में टिमटिमाना यानी ट्विंकल करने से थोड़ा अलग है। ये एक नरम, हल्की, हिलती हुई सी चमक होती है, जैसे पानी पर चांद की रोशनी शिमर करती है, या सिल्क का कपड़ा। झिलमिलाहट जैसी। अच्छा। हल्की लहरदार चमक। हाँ। और 480 सिंटिलेंट, सिंटिलेट, टिमटिमाता हुआ। ट्रिक, स्किन, तिल, ऑन्ट की स्किन पे तिल दूर से ही चमकता टिमटिमाता है। सिंटिलेटिंग जो शब्द है, इसका एक मतलब तो है चमकना, जगमगाना, चिंगारियां छोड़ना, पर इसका एक बहुत कॉमन और जरूरी लाक्षणिक मतलब है बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बुद्धिमान, हाजिर जवाब और मजेदार होना। जैसे सिंटिलेटिंग कॉन्वर्जेशन। बिल्कुल। या सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस, बहुत शानदार। चमकने वाले और शब्द है 481 स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग, चमकता टिमटिमाता। ट्रिक, तार में स्पार्कलिंग होती है तो वो चमकता टिमटिमाता है दूर से ही। स्पार्कलिंग तेज, साफ चमक होती है, जैसे हीरे स्पार्कल करते हैं। आंखों के चमक के लिए भी यूज होता है। और इसका एक और मतलब है बुलबुले छोड़ना, जैसे स्पार्कलिंग वाटर। हाँ। 482 ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग, टिमटिमाहट। ट्रिक, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तो बचपन से सुन रहे हैं। हाँ, ये क्लासिक है। ट्विंकलिंग मतलब रुक रुक कर झपकते हुए चमकना, जैसे तारे ट्विंकल करते हैं। 483 ग्लिंटिंग, ग्लिंटिंग, टिमटिमाना। ट्रिक, गले की तंती करता है अगर टिमटिमाना, साफ तार पहने तो। ग्लिंट एक छोटी, तेज, पल भर की चमक होती है, जैसे किसी मेटल पर रोशनी का अचानक ग्लिंट करना, या किसी की आंखों में शरारत या गुस्से की एक पल की चमक, वो भी ग्लिंट होती है। अच्छा, ये छोटी और तेज चमक है। हाँ। चमक के बाद अब कुछ ऐसे शब्द जो क्षणिक हो, मतलब जो ज्यादा देर ना टिके। 484 है एफेमेरल, एफेमेरल, क्षणिक। ट्रिक, अफीम का नशा थोड़ी देर तक ही रहता है। एफेमेरल का मतलब ये है बहुत कम समय तक रहने वाला, अल्पकालिक। जैसे कुछ फूलों की सुंदरता एफेमेरल होती है। 485 एवेनेसेंट, एवेनेसेंट, ये भी क्षणिक है। ट्रिक, एवा कंपनी के सेंट की खुशबू थोड़ी देर ही रहती है। ये एफेमेरल से अलग कैसे है? अच्छा सवाल। एवेनेसेंट भी क्षणिक है, पर इसमें जल्दी से गायब हो जाने, मिट जाने का भाव ज्यादा है। जैसे सुबह की धुंध एवेनेसेंट होती है, या कोई याद। ये एफेमेरल से भी ज्यादा तेजी से ओझल होने जैसा है। और जल्दी गायब होने वाला। हाँ। 486 ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, क्षणिक। ट्रिक, ट्रेन में संत थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, ट्रांजिएंट करंट थोड़ी देर के लिए होता है। ट्रांजिएंट का मतलब है अस्थाई, जो लंबे समय तक न टिके। जैसे किसी जगह पर थोड़े समय के लिए रहने वाले लोग ट्रांजिएंट पॉपुलेशन कहलाते हैं। 487 ट्रांजिटोरी, ट्रांजिटोरी, ये भी क्षणिक। ट्रिक, ट्रांजिस्टर का ऑन ऑफ होने में थोड़ा समय लगता है। क्या ये ट्रांजिएंट जैसा ही है? हाँ, ये दोनों बहुत करीब हैं। ट्रांजिटोरी भी अस्थाई या क्षणभंगुर होता है, जिसका अंत निश्चित है, जैसे जीवन की ट्रांजिटोरी नेचर। अच्छा, मतलब बहुत कम अंतर है। बिल्कुल। 488 फ्यूगैसिटी, फ्यूगैसिटी, क्षणिकता। ट्रिक, फॉग सिटी में थोड़ी देर के लिए रहती है बस। फ्यूगैसिटी असल में वो अवस्था या गुण है क्षणभंगुर होने का। ये एफेमरल, ट्रांजिएंट जैसे शब्दों का नाउन फॉर्म है, क्षणिकता। 489 फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, क्षणिक। ट्रिक, नावों का समूह, फ्लीट, बहुत थोड़ी देर के लिए दिखता है। फ्लीटिंग का मतलब है बहुत तेजी से गुजर जाने वाला, पल भर का। इसमें गति का भाव है, जैसे एक फ्लीटिंग ग्लिम्स मतलब पल भर की झलक, या फ्लीटिंग स्माइल, तेजी से गुजरने वाला। हाँ। और इस क्षणिक ग्रुप का आखिरी शब्द 490 मोमेंटरी, मोमेंटरी, क्षणिक। ट्रिक, क्षण, क्षणिक, ये तो एकदम सीधा। मोमेंट्री मतलब सिर्फ एक पल या क्षण भर के लिए टिकने वाला। ये शायद इन सब में सबसे कम अवधि दिखाता है, जैसे दर्द में मोमेंट्री रिलीफ। तो क्षणभंगुरता के लिए भी कितने सारे शब्द हैं। बिल्कुल, और सब में थोड़ी थोड़ी न्यूआंस है। चलिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी 10 शब्दों पर। 491 से 500। 491 है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक मतलब सनकी। ट्रिक,
एक सेंटर में नहीं रहता सन की आदमी का दिमाग। एक्सेंट्रिक का मतलब है ऐसा व्यक्ति या व्यवहार जो थोड़ा असामान्य हो, हटके हो, अजीब लगे, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता। एक्सेंट्रिक लोग अक्सर क्रिएटिव और दिलचस्प भी होते हैं। सन की शायद पूरी तरह सही नहीं, विलक्षण या अनोखा बेहतर हो सकता है। हाँ, अनोखा शायद बेहतर है। 492 चकल, चकल। मुस्कुराना, ट्रिक। चोरी टहल गई सबके चेहरे पे, चकते इंडिया में शाहरुख मुस्कुराता रहता है। चकल सिर्फ मुस्कुराना नहीं, ये एक दबी हुई हल्की हंसी है, जब कोई मन ही मन खुश होकर धीरे से हंसता है। अच्छा, धीमी हंसी। हाँ। 493 माचो, माचो। मर्दाना, ट्रिक। माचो कंपनी के अंडरगारमेंट्स मर्दों के लिए आते हैं, बस ब्रांड कनेक्शन। मैचो का मतलब है जरूरत से ज्यादा मर्दाना व्यवहार दिखाना, खासकर जब कोई अपने मर्दानगी पर बहुत गर्व करे और उसे आक्रामक तरीके से दिखाए। कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है। 494 बामी, बामी, आरामदायक, ट्रिक। बाम लगाकर आरामदायक फील होता है। बामी ज्यादातर मौसम या हवा के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी हवा जो हल्की गर्म, शांत और आरामदायक हो। जैसे अ बामी इवनिंग। बिल्कुल, सुकून देने वाला मौसम। 495 फेलिसिटी, फेलिसिटी, खुशी। ट्रिक। फैली हुई सिटी में रहने पर सबको खुशी मिलती है। फेलिसिटी का मतलब है बहुत गहरी खुशी, परम आनंद। इसका एक और मतलब है किसी बात को बहुत अच्छे, सुंदर और सही तरीके से कहने की कला, फेलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ओह, ये दूसरा मतलब भी है। हाँ, ये भी जरूरी है। 496 एप्रीहेंड, एप्रीहेंड, गिरफ्तार करना। ट्रिक। अपर हैंड करने को बोलती है पुलिस जब गिरफ्तार करती है। क्या इसका और मतलब भी है? हाँ, इसके कई मतलब हैं। एक तो है गिरफ्तार करना, दूसरा है किसी बात को समझना या महसूस करना, टू एप्रीहेंड द ट्रूथ, और तीसरा है किसी आने वाले खतरे का डर महसूस करना, टू एप्रीहेंड डेंजर। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। बिल्कुल। 497 कर्टेल, हाँ। कर्टेल छोटा करना। हाँ। ट्रिक। कट टेल, टेल को कट करोगे तो वो छोटी हो जाएगी। ये तो आसान है। हाँ, ये ट्रिक अच्छी है। कर्टेल का मतलब है किसी चीज को कम करना, छोटा करना या उसमें कटौती करना, जैसे खर्चे कर्टेल करना। 498 इंसेसेंट, इंसेसेंट लगातार। हाँ। ट्रिक। ऑफिस लगातार 2 घंटे सीटी है, डांस करते जाना था। इंसेसेंट मतलब बिना रुके, लगातार जारी रहना, और अक्सर इसका प्रयोग किसी ऐसी चीज के लिए होता है जो थोड़ी परेशान करे, जैसे इंसेसेंट बारिश या इंसेसेंट शोर, जो रुके ही नहीं। लगातार और परेशान करने वाला। अक्सर। हाँ। 499 डेथली, डेथली, प्राणघातक। हाँ। ट्रिक। डेथ होती, इतनी प्राणघातक थी वो दवाई। डेथली का मतलब है मौत जैसा, जैसे डेथली साइलेंस, मौत जैसा सन्नाटा, या डेथली पेल, मौत जैसा पीला, या फिर मौत लाने वाला प्राणघातक, जैसे डेथली पॉइजन। ओके। और लीजिए, आ गए हम नंबर 500 पर। स्केप्टिक, स्केप्टिक शक्की मिजाज। ट्रिक। शक्की पति अपनी पत्नी पर शक करते रहते हैं। स्केप्टिक वो होता है जो आसानी से किसी बात पर यकीन नहीं करता, खासकर उन बातों पर जिन्हें सब सच मानते हैं। वो सबूत मांगता है, सवाल उठाता है। संदेहवादी शायद ज्यादा सही शब्द है। शक्की थोड़ा नेगेटिव लगता है, जबकि संदेहवादी होना तो अच्छी बात भी हो सकती है ना? हाँ, सही कहा। सवाल पूछना तो जरूरी है। और इसी के साथ हमने शब्द 451 से 500 तक का ये दिलचस्प सफर पूरा किया। देखा कैसे ये मजेदार तरकीबें शब्दों को याद रखने में मदद कर सकती हैं। अगापे से लेकर स्केप्टिक तक अब ये शब्द थोड़े जाने पहचाने लग रहे होंगे। बिल्कुल। ये मेमोनिक्स जो हैं, ये दिमाग में शब्दों को अटकाने का एक अच्छा तरीका है, एक हुक की तरह। ये पहला कदम है, खासकर जब इतने सारे नए शब्द हों। लेकिन शब्दों पर पकड़ बनाने का असली तरीका तो उन्हें इस्तेमाल करना है। हाँ, सिर्फ याद करना काफी नहीं है। सही कहा। आज हमने जिन 50 शब्दों पर बात की, उनकी बारीकियों को समझा। अब जरूरत है कि इनमें से एक दो को चुनें, जो सबसे इंटरेस्टिंग लगे या जिनकी जरूरत महसूस हो, और फिर कोशिश करें कि उन्हें आज या कल अपनी बातचीत में या लिखते समय इस्तेमाल करें। ज्ञान को जब हम काम में लाते हैं तभी वो हमारा अपना बनता है। क्या बात है। ये बहुत अच्छी सलाह है। तो आज की चर्चा से कौन सा शब्द या कौन सी ट्रिक आपके साथ जा रही है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ऐसी ही ज्ञान की बातों के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।